हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कैसा गया आप सभी का पेपर। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो आज अपन इसी पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 71 बीपीएससी का जो पेपर हुआ है अभी प्रीलिम्स का, कैसा गया है, क्या उसकी टफनेस थी, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि सभी बच्चों के मन में ये एक उत्सुकता हो रही है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्या हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है कि नहीं है, क्या हमें मेंस में लग जाना चाहिए या नहीं लग जाना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज अपन उसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। ठीक है। तो देखिए, अगर पिछली बार का पेपर देखा जाए, पिछली बार पेपर में क्या क्या चीजें थी। एक थी कि वन लाइनर पेपर था, थोड़ा ज्यादा वन लाइनर था। दूसरा, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था पिछली बार, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शुरुआत की गई थी, जो एक इंडिकेटर था कि इस बार के पेपर में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। उसका आपने वेटेज देखा होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लिए होंगे या आपने किसी और अदर सब्जेक्ट, पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो सर्वे के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ उसके अंतर्गत क्या था, कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा गया था, डीप जाके पूछे गए थे क्वेश्चन। दूसरा एक फैक्टर था, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब चार ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जो फोर्थ वाला ऑप्शन था, डी ऑप्शन, वो ये था क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें जाके आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कैसे। मान लीजिए आपके पास चार ऑप्शन है, एक्स वाई जेड और डी वाला ऑप्शन, ये दो है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लगा होगा कि यार एक्स तो मुझे आ रहा है, ये एग्जैक्ट सही है, लेकिन वाई और जेड में थोड़ा कंफ्यूजन है, सही भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो लेकिन आपके सामने फिर स्टेटमेंट आ गया कि मोर देन वन ऑफ द अबव, क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो आपको यहाँ देख के कंफ्यूजन हुआ होगा कि यार कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है या कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो रहा होगा। तो ये एक फैक्टर होगा आपकी कट ऑफ को क्लियर करने में, कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब अपन देखते हैं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी क्या रहेगी, उसके कौन कौन से डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। दूसरा होता है कि वैकेंसीज कितनी आई थी। और थर्ड होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर किए थे। सबसे पहले अगर वैकेंसीज की बात करें तो पिछले साल वैकेंसीज थी 1950 के लगभग, और इस बार थी 1298। तो वैकेंसीज तो दिख रही है कि कम हो गई थी, ठीक है, वैकेंसीज का वेटेज रिड्यूस हुआ है। दूसरा, अगर अपन देखें कि कैंडिडेट कितने अपियर हुए थे, पिछले साल लगभग लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे, और इस बार स्टूडेंट ने अप्लाई किया था लगभग लगभग 4.5 लोगों ने। तो अपन मान सकते हैं कि मोटा मोटा अगर 60 to 70% अगर स्टूडेंट गए हो एग्जाम देने, तो 3.5 लाख के अराउंड वही वेटेज बैठ रहा है कि हाँ, इतने स्टूडेंट पेपर देने गए होंगे। अब अपन देखते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या था सब्जेक्ट वाइज, अगर देखा जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्या क्या क्वेश्चन आए होंगे और क्या उसका लेवल था, नेचर क्या था पेपर का। सबसे पहले करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे का अगर अपन देखें, तो इसके 30 to 35 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले थे पूरे पेपर में। जो क्वेश्चन क्या थे, मोडे टू टफ थे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के अपन कैसे करके जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, उसका एक ऑप्शन होगा, उसको करेक्ट कर दो। लेकिन इस बार मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और उसके साथ ही साथ ये था कि मोर देन वन ऑफ द अबव, कौन से स्टेटमेंट सही होगा। ये भी एक बहुत ज्यादा फैक्टर था कि क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि उस मेंटल लेवल पर आप प्रिपेयर होंगे या नहीं होंगे, शायद बहुत सारे बच्चे नहीं भी होंगे। जो एक्सपीरियंसड है उनके लिए तो हो सकता है ठीक ठाक हो, लेकिन जो एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट जो पेपर दे रहा है, वो पहली बार पेपर दे रहा है, उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट पेपर था। सेकंड, अगर पॉलिटी की बात की जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले। ये इजी टू मॉडरेट था, इसके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे ही थे। कुछ क्वेश्चन डीप थे, जैसे कि किसकी नियुक्ति कौन करता है, महासचिव से संबंधित क्वेश्चन था, तो वो ज्यादा डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पर अपने को देखना है, हाँ, ओवरऑल ताकि अपने को 12 10 to 12 क्वेश्चन थे जो अपन आराम से उसको सोल्व कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। अगला हिस्ट्री। हिस्ट्री का वेटेज काफी ज्यादा था, 30 से 32 के अराउंड क्वेश्चन आए थे इसमें। इसका भी मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन था, एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ थे, मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी और मैपिंग के क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन थे, मतलब इजी टू मॉडरेट अपन मान सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन थे। ये सारा बच्चों के जो रिव्यूज आ रहे हैं ना, उनके बेसिस पर है कि बच्चे क्या क्या रिव्यूज दे रहे हैं अपने बेसिस पर, और जो मैंने एनालाइज किया अपने बेसिस पर कि मुझे पेपर कैसा लगा, क्या चीजें उसमें सामने आई, तो वो इजी टू मॉडरेट पेपर था। क्यों? क्योंकि जैसे अपन कुछ एक्सपेक्टेड भी कर सकते हैं, जैसे कि इंडस रिवर से रिलेटेड पूछा गया था कि इंडस रिवर की पूर्वी नदी कौन कौन सी है, जो कौन सी शामिल नहीं है। तो उसमें ऑप्शन दिख रहा था सीधा सीधा, क्योंकि ये सब जाके सब पढ़ के जाते हैं इजीली। मैपिंग वाले क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं थे। अब अगर अपन बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 28 से 33 क्वेश्चन के लगभग देखने को मिले थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन थे। भाई साहब, कौन पूछता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, वो केस के ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आंसर निकाल के बताओ। आईआईटी वाला बंदा बैठा होगा वो, जिसने वो क्वेश्चन करके आएगा। भाई बीए बीएससी के स्टूडेंट थे जनरली, और ज्यादातर बीए वाले स्टूडेंट थे मेरे जैसे बेचारे, कि आर्ट्स करके आए, वो भी बड़ी मुश्किल से उठ बैठ के, और वहां जाके करके आओ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो भी साइंस। अरे भाई, इसी वजह से तो साइंस छोड़ी थी।
ये एक फैक्टर होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा एग्जाम में देखना, जो कट ऑफ आएगी फाइनली। रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे 10 अपने को, ये ठीक थे, अपन इनको सोल्व कर सकते थे, 8 से 9 क्वेश्चन अपने सोल्व कर सकते थे। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन में टफर साइड, मॉडर्न टू टफर साइड थे, कुछ क्वेश्चन जो बच गए होंगे, जो मतलब करंट से भी लिंक थे, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री या एंसेंट कहीं लिंक कर दिया, या कहीं इकोनॉमिक लिंक कर दिया, वैसे करके उनको हमने मिसलेनियस में रखा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए कि ओवरऑल क्या क्या डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, अगर पेपर में देखा जाए तो पहला होगा करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर था, क्योंकि भाई साइंस इस लेवल पर कोई नहीं पढ़ के गया होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ आए थे। तो ये दो चीजें हुई। अपन देख लिए वैकेंसीज कितनी थी, कितने स्टूडेंट अफेयर करके आए। अब अगर अपन देखा जाए कि फाइनली कंक्लूजन क्या होगा सर आपका, कि क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए पिछले साल कितनी कट ऑफ थी, जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 91, और इसमें जो जनरल में विमेन की कट ऑफ थी वो 81 थी। अगर अपन जनरल का अगर देखें देखें कि जनरल की कितनी कट ऑफ रहेगी, तो इस बार मुझे जो लग रहा है पेपर की टफनेस के बेसिस पर, कितने स्टूडेंट गए थे इधर से उधर गए थे, पेपर का जो भी लेवल आया है, वो सारा कुछ देख के मिला के अगर अपन देखें सारे फैक्टर्स को, तो 83 से 88 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। देखना ये एकदम सही, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी, 88 से 83 से 88 के बीच में। अगर इसके बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप जहां तक मुझे लग रहा है आप सिक्योर हो। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर हम मेंस की तैयारी में शुरू कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। देखिए अगर इसके बीच में है तो उसको 100% शुरुआत कर देनी चाहिए अपनी मेंस की। 2 से 3 दिन आप रेस्ट लीजिए, 2-3 दिन के बाद में पूरी स्ट्रेटजी बनाएगी, मुझे क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, कौन सा मेरा वीक क्वेश्चन है, कौन से के मेरे नोट्स बने हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट के नोट नहीं बने हुए हैं, वो सारी चीजें मुझे कवर करते हुए अपनी प्लानिंग बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए। और अगर किसी स्टूडेंट के अगर 80 के राउंड भी बन रहे ना एक बार के लिए, देखिए कह नहीं सकते होगा या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद जरूर रखिएगा। अगर 80 आपके बन रहे हैं, अगर नहीं भी हुआ ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप उस एज में हो, क्योंकि आप एकदम करीब पर हो, 1 से 2 क्वेश्चन का आपको डिफरेंस है, और वो आप अगली बार क्लियर कर लोगे। लेकिन फिर आ जाएगा मेंस, आ जाएगा आपका। अगर आपका मेंस ही ढंग से नहीं क्लियर है तो फिर आप क्या करोगे। तो आप अभी से मेंस की तैयारी में लग जाओ। अगर हो गया तो लकी आपकी बहुत बढ़िया बात है, आपको मेंस की प्रिपरेशन, मेंस का एग्जाम देने को मिलेगा। और नहीं भी हुआ तो अगले मेंस के लिए आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। जो आपको अभी प्रीलिम्स और मेंस के जो बीच में टाइमिंग मिलेगा ना, उस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको क्या करना है, इतने शानदार तरीके से अपने मेंस को उसी फोकस में, उसी एनर्जी के साथ तैयारी करनी है, जिस तरह अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता। अब इसमें क्या करना है, जिस दिन आपका फिर मेंस होगा ना, उस टाइम आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि मैंने नोट्स बनाए वो सही थे, मैंने जो वैल्यू एडिशन किया था वो सही किया था, और जो मेरी अप्रोच थी वो भी थी। अब क्या है कि मैं अगली बार जब भी मेरा अगर प्रीलिम्स दूंगा और प्रीलिम्स में क्लियर करके रहूंगा, और फिर मेरा मेंस दूंगा ना, तो मेरी ये सारी चीजें वहां पर काम आएगी। और फिर मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि मेरे मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, मेरे मेंस के नोट्स नहीं है, ये नहीं है। इन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखिए। उम्मीद होगी कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और आपको मेरा जो कंक्लूजन है वो अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू सो मच।